हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। और आज की क्लास यूजीसी नेट पेपर 2 साइकोलॉजी का टॉपिक करेंगे। गाइस, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो गाइस, कल की क्लास थी हमारी रिसर्च और आज की क्लास है हमारा टॉपिक चर। क्या है अभी आज का टॉपिक हमारा? चर। चर का अभिप्राय है वस्तु व घटना के उन गुणों से होता है जिन्हें मापा जाता है। क्या किया जाता है? अभी चर को मापा जाता है और किसी भी वस्तु या घटना उन गुणों से होता है। और डी एमेटो 1970 के अनुसार इन्होंने किसी भी प्राणी व वस्तु को मापने योग्य गुणों को चर कहा गया है। क्या कहा गया है? अभी डी एमेटो ने 1970 में कहा है कि किसी भी प्राणी व वस्तु को मापने योग्य गुणों को चर कहा जाता है। यदि कोई भी वस्तु व स्वरूप ऐसा होता है जिसे मापा नहीं जाता तो उसे चर नहीं कहा जा सकता। इसमें क्या कहा जाता है कि जो भी कोई भी वस्तु या फिर घटना है उसको मापा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अगर कोई भी वस्तु मापी नहीं जाती तो हम उसको चर नहीं कह सकते। फिर है चर का स्वरूप। चर का स्वरूप में किसी भी वस्तु या घटना के चर कहलाने के लिए यदि आवश्यक है तो उसे मापे जाने के गुण होना चाहिए। किसका गुण होना चाहिए? भी किसी भी वस्तु घटना के कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें मापे जाने का गुण होना चाहिए। अगर वह गुण नहीं है तो मनोवैज्ञानिक शोध चर के श्रेणी में नहीं रखेंगे। इस जो गुण चर है उसने क्या कहा? चर का स्वरूप में क्या कहा है कि कोई भी वस्तु या फिर घटना अगर चर कहलाने के लिए आवश्यक है तो हम उसे मापे या फिर मापे जाने का गुण होना चाहिए। अगर मापने का गुण नहीं है तो हम उसको मनोवैज्ञानिक शोध को चर की श्रेणी में नहीं रख सकते। उदाहरणतः अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष मापन का एक गुण मापा जाता है परंतु ज्ञानेंद्रिय प्रत्यक्ष का एक चर की श्रेणी में नहीं रखा जाता। क्या भी जो ज्ञानेंद्रिय है उसको तो हम क्या किया जा सकता है? भी चर मान सकते हैं क्योंकि वो जैसे कि 5 है, आँख कान नाक, तो इसमें अतीन्द्रिय प्रत्यक्षन को तो एक गुण माना जाता है लेकिन अतीन्द्रिय को हम प्रत्यक्ष रूप से चर की श्रेणी में नहीं रख सकते क्योंकि सही ढंग में मापना संभव नहीं है। चर कहलाने के लिए किसी भी वस्तु या प्राणी के गुणों को मापन केवल मात्रात्मक ढंग से ही हो, यह जरूरी नहीं होती। इसने चर में क्या कहा है कि कोई भी वस्तु या फिर प्राणी है उसके गुणों को मापना केवल मात्रात्मक ढंग से ही नहीं हो, यह जरूरी भी नहीं होता। यदि कोई भी मापन गुणात्मक ढंग से होता है तो हम इसी श्रेणी में रखेंगे, किसमें भी चर में रखेंगे। और इसने क्या कहा है? जो मात्रात्मक ढंग से हो तो वो जरूरी नहीं होता कि वो चर कहलाए, लेकिन यदि कोई भी गुणात्मक ढंग से होती है तो उसको हमें उस श्रेणी में रख सकते हैं। किसकी श्रेणी में? भी चर की श्रेणी में रख सकते हैं। प्रजाति, यौन, धर्म, भाषा कुछ ऐसे चर उदाहरण हैं जिनके मापन गुणात्मक ढंग से होता है। किसके होता है? भी जो प्रजाति है, यौन, धर्म, भाषा और ऐसे चर को का उदाहरण माना गया है जिसको हम गुणात्मक ढंग के से होता है। और मात्रात्मक ढंग में बुद्धि से भी अपने मापे जाने का चर का एक अच्छा उदाहरण माना गया है। किसको? भी बुद्धि को। फिर है बुद्धि के टाइप्स, चर के टाइप। चर के टाइप आश्रित चर, स्वतंत्र चर और सतत चर। तो इसमें जो चर हैं उनके टाइप मनोवैज्ञानिक शोध को कई तरह से चरों का प्रयोग किया गया है। कितने भी जो कई चरों का प्रयोग किया गया है। आश्रित चर, आश्रित चर में उन चरों से होता है जिसके बारे में हम शोधकर्ता या प्रयोगकर्ता कुछ पूर्ण कथन करना चाहता हो। किसमें भी जो आश्रित चर है वो क्या होता है कि उस चर से होता है जो पूर्ण कथन करना चाहता हो और जिसके बारे में शोधकर्ता व प्रयोगकर्ता करना चाहता है। यदि वह चर होता है जिसमें प्रयोगकर्ता सावधानी पूर्वक निरीक्षण करता है और उसमें आंकड़ों का रिचार्ज करता है। किसका रिकॉर्ड करता है? भी उनको आंकड़ों का रिकॉर्ड करता है। किसमें भी चर में प्रयोगकर्ता सावधानी पूर्वक निरीक्षण करके उसके आंकड़ों का क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। फिर है हिल 1980 के अनुसार आश्रित चर वह चर होता है जिसके द्वारा हम पूर्ण कथन
करते हैं। क्या करते हैं भी, जो आश्रित चर है वो क्या होता है कि हम उसको पुनर्कथन करते हैं। तो कैंटोवीज व रोडिगर के अनुसार 1984 में मनोवैज्ञानिकों ने बोला है, किस मनोवैज्ञानिकों ने भी, कैंड्रोविन और रोडिगर ने कहा है कि आश्रित चर वह होता है जो प्रयोगकर्ता और निरीक्षण के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। किसके द्वारा भी, जो प्रयोगकर्ता है और प्रयोगकर्ता के द्वारा निरीक्षण का क्या किया जाता है भी, रिकॉर्ड किया जाता है। फिर है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर में जो स्वतंत्र चर है वो वैसे चर को कहा जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता द्वारा जोड़ तोड़ किया जाता है। स्वतंत्र चर में क्या कहा जाए भी, उनको जोड़ तोड़ के द्वारा किया जाता है। स्वतंत्र चर वह होता है जिसके मूल्यों का प्रयोगकर्ता परिवर्तन करता है और इन परिवर्तन के प्रभाव को आश्रित चर पर क्या पड़ता है और यह क्या देखता है। ठीक है। स्वतंत्र चर में क्या होता है भी, जो प्रयोगकर्ता होते हैं उसको जोड़ तोड़ करके किया जा सकता है। फिर कैंटोवीज और रोडिगर 1984 के अनुसार स्वतंत्र चर वे होते हैं जिसके प्रयोगकर्ता को क्या किया जाता है भी, जोड़ तोड़ किया जाता है। और ऐसे स्वतंत्र चर को प्रयोगात्मक चर भी कहा गया है। स्वतंत्र चर को क्या कहा गया है अभी, उन्होंने प्रयोगात्मक चर भी कहा गया है, और कभी कभी वह नियंत्रित चर भी कह सकते हैं। फिर स्वतंत्र चर के दो टाइप हैं, टाइप ई स्वतंत्र चर और टाइप एस स्वतंत्र चर। इसके जो स्वतंत्र चर हैं उसके कितने टाइप होते हैं भी, दो टाइप हैं। कौन कौन से, टाइप ई स्वतंत्र चर और टाइप एस स्वतंत्र चर। टाइप ई स्वतंत्र चर में इसका विभाजन जोड़ तोड़ की विधि पर आधारित होता है, और जब शोधकर्ता या प्रयोगकर्ता प्रयोग स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ सीधे या फिर प्रयोगात्मक ढंग से करता है तो उसी तरह के चर को कहा जाता है। जो टाइप ई है उसमें क्या होता है भी, कोई भी जो शोध करता है या प्रयोग करता है तो उसको स्वतंत्र चर में दो जोड़ तोड़ सीधे या फिर प्रयोगात्मक ढंग से कहते हैं, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, टाइप ई स्वतंत्र चर भी कह सकते हैं। जैसे पाठ की लंबाई का प्रभाव यदि सीखने की प्रक्रिया पर देखता है तो प्रयोगकर्ता पाठ को बड़ा, जैसे कि 20 शब्दों की सूची में छोटा, या फिर जैसे एक सूची को 20 शब्दों में, जैसे कि 7 शब्दों में एक सूची प्रयोग सीखने के लिए, तो वह क्या करता है, जैसे कि कोई भी पार्ट है, 10 पार्ट हैं तो हम उसको 5-5 भागों में जोड़कर हम उस कार्य को सीखें तो हम उसको क्या कह सकते हैं, टाइप ई स्वतंत्र चर कह सकते हैं। फिर है टाइप एस स्वतंत्र चर। टाइप एस स्वतंत्र चर ऐसे चर को कह सकते हैं कि जो प्रयोगकर्ता व शोधकर्ता न करके चयन द्वारा, सीधे न करके चयन द्वारा जोड़ तोड़ करता है, जैसे आयु, यौन, धर्म, बुद्धि, अभिक्षमता आदि टाइप एस स्वतंत्र चर होता है। क्या भी, जो आयु होती है, यौन, धर्म, बुद्धि और अभिक्षमता, ये सब क्या होती है, टाइप एस स्वतंत्र चर होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी पढ़ाई का प्रभाव बुद्धि पर देखना चाहता है तो वह अपने बच्चों को 2 समूह बनाएगा, और एक समूह में वह 6 से लेकर 12 वर्ष तक बच्चे को लेगा और उसकी पढ़ाई का दक्ष करता है, और दूसरे में 6 से लेकर 12 वर्ष के होते हैं किंतु पढ़ाई में वो क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो अब स्वतंत्र चर को जोड़ तोड़ करके प्रयोजक बुद्धि परीक्षण करता है। इन्होंने क्या कहा है अभी, जैसे कि यौन, धर्म, बुद्धि, अभिक्षमता के द्वारा ये क्या होती है, टाइप स्वतंत्र होती है। और टाइप ई स्वतंत्र चर में कोई भी जो शोध करता और प्रयोग करता है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ तोड़ करके किसी सीखने का प्रयोगात्मक ढंग से कर सकते हैं। फिर है संगत चर। संगत चर में सीखने की क्रिया पर बच्चे की आयु, यौन संख्या, समय, प्रयास आदि का नियंत्रण किया जा सकता है। किसमें भी जो संगत चर है उसमें किसी भी बच्चों की जो आयु, यौन संख्या और समय, प्रयास आदि को हम क्या करते हैं, नियंत्रित करना ही संगत चर कहलाती है। तो इसमें संगत चर में ऐसे चर भी होते हैं जिसको हम चर भी कहा जा सकता है, और जिनका प्रभाव आश्रित चर पर पड़ने का प्रयोगकर्ता रोकता है। किस पर भी, आश्रित चर पर पड़ता है। यदि संगत अपने स्वतंत्र चर के द्वारा की गई श्रेणी होती है तो किंतु प्रयोगकर्ता अपने प्रभाव का अध्ययन नहीं करना चाहता, इसलिए वह
वह अपने नियंत्रित करके रखना चाहता है। यदि कारण है कि नियंत्रित चर्बी कहा जा सकता है। संगत चर को हम क्या कह सकते हैं? विनियंत्रित चर्बी कह सकते हैं और आश्रित चर्बी कहा जाता है। और इसके जो संगत चर है उसके 3 टाइप है, प्रयोज्य संगत चर और स्थिति संगत चर और अनुक्रम संगत चर। संगत चर किसे कहते हैं? भी जो किसी भी क्रिया पर बच्चों की आयु, यौन संख्या, समय, प्रयास आदि को हम क्या करते हैं? नियंत्रित करना ही संगत चर कहलाता है। और इसके 3 टाइप बताए हैं, प्रयोज्य संगत चर और स्थिति संगत चर और अनुक्रमण। फिर है प्रयोज्य संगत चर। इनमें इसका तात्पर्य उन चरों से होता है जो व्यक्तिगत गुणों के संबंधित, जैसे आयु, यौन, प्रेरणा, अभिक्षमता आदि होती है। और इसमें इस चर में टाइप ई श्रेणी तथा कुछ चर टाइप एस की श्रेणी में भी होते हैं। आयु तथा यौन टाइप एस श्रेणी के संगत चर और टाइप ई श्रेणी के भी उदाहरण माने गए हैं। इन्होंने प्रयोज्य की संगत चर में क्या कहा गया है कि यह उन चरों से होता है जिसमें व्यक्तिगत के गुणों के संबंधित, जैसे आयु, यौन, प्रेरणा, अभिक्षमता आदि शामिल होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रयोज्य संगत चर कहते हैं। जैसे कि कोई भी चर है टाइप ई श्रेणी में तथा कुछ चरण टाइप एस की श्रेणी में भी होते हैं। और आयु या यौन टाइप एस श्रेणी के संगत जो आयु और यौन है उसको टाइप एस श्रेणी के संगत चर में रखा जाता है और प्रेरणा टाइप ई श्रेणी के उदाहरण माना गया है। फिर है स्थिति संगत चर। स्थिति संगत चर में उन चरों से होता है जिनका संबंध उन स्थिति या पर्यावरण से होता है जिसका शोध प्रयोग किया जा सकता है। किसमें भी जो स्थिति चर है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? भी पर्यावरण से होता है। जैसे कि कोई भी स्थिति है, कोई भी कार्य करते हैं तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? भी पर्यावरण पर पड़ता है। तो इसमें स्थिति संगत चर में क्या कहा गया है कि उन सभी चरों से होता है जिनका संबंध उन स्थिति का किससे होता है? भी पर्यावरण से होता है। तो उसको हम जिसमें शोध का प्रयोग किया जा सकता है। किसमें भी? स्थिति संगत चर में। पर्यावरण या वातावरण का ताप, शोरगुल, प्रकाश आदि ऐसे गुण होते हैं जिसमें श्रेणी में रखे जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण चर भी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रयोग, उपकरण तथा कार्य की प्रवृत्ति के इसी श्रेणी के संगत चर होता है जो आश्रित चर को प्रभावित करता है और उसको नियंत्रित चर भी किया जाने का आवश्यकता होती है। इसे कार्य चर भी कह सकते हैं। जो कार्य की प्रवृत्ति वह उसकी श्रेणी के संगत चर होता है तो उसमें आश्रित चर पर भी प्रभावित पड़ता है और उसी चर को हम क्या कहते हैं? कार्य चर भी कहा जा सकता है। फिर है अनुक्रम संगत चर। अनुक्रम संगत चर ऐसे चरण होते हैं जो प्रयोग की विभिन्न अवस्थाओं को एक ही प्रयोज्य या फिर एक समूह की जांच करके उसको क्या किया जाता है? उत्पन्न किया जा सकता है। अनुक्रम संगत चर में जो भी कोई प्रयोग है उनकी विभिन्न अवस्थाओं और एक ही प्रयोज्य में या फिर एक समूह की जांच में क्या किया जाता है? भी उसको उत्पन्न किया जा सकता है। और इसी अवस्था के बाद दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था में आती है। तो जो ये शोध की अवस्था होती है वो पहली अवस्था में, फिर दूसरी अवस्था में, दूसरी से तीसरी अवस्था में आती है। इसी प्रकार इनको जो अनुक्रमण की कई अवस्था आती हैं और जो कि प्रत्येक अवस्था में प्रयोजों का एक समूह कार्य करता है। किसका करता है? भी समूह कार्य करता है। और कैसे भी जो एक क्रम के अनुसार उनकी अवस्थाएं आती, जैसे कि पहली अवस्था से दूसरी अवस्था, फिर दूसरी से तीसरी अवस्था, ऐसे क्रमानुसार के अवस्था में होता है। फिर अनुक्रम का उत्पन्न होने के लिए कुछ चर, जैसे कि अभ्यास का प्रभाव, थकान का प्रभाव, अनुकूलन का प्रभाव, एक अवस्था से लेकर दूसरी अवस्था तक, दूसरी से तीसरी अवस्था पर पड़ता है। किसका भी? जो अनुक्रम का जो उत्पन्न होने वाले कुछ चर हैं, जैसे कि अभ्यास का चर है, थकान का प्रभाव है और अनुकूलन का प्रभाव है, तो वह किसी होता है? भी एक अवस्था से लेकर दूसरी अवस्था और दूसरी अवस्था से लेकर तीसरी अवस्था तक पड़ता है। फिर है संकरी चर या गुण चर।
संकरी चर में जोड़ तोड़ की क्षमता के आधार पर चरों के दो भाग में बांटे हैं, संकरी चर और गुण चर। तो संकरी चर में प्रयोज्य या शोध के दौरान जिन चरों में जोड़ तोड़ का संभव हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संकरी चर कहते हैं। जो संकरी चर होता है उसमें क्या होता है, अभी जोड़ तोड़ संभव होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, संकरी चर। फिर कर्लिंगर ने क्या है कि कोई भी चर जिसमें जोड़ तोड़ किया जाता है तो उसके हम क्या कह सकते हैं, संकरी चर कहलाता है। जैसे दूषितता उत्पन्न करना, पुरस्कार देना, दंड देना आदि प्रयोगकर्ता पुनर्पलन के संकरी को जोड़ तोड़ कर सकता है। फिर गुणचर, गुणचर को हमें ऐसे चर भी कहा जा सकता है जिसमें जोड़ तोड़ किया जाना संभव नहीं हो। जो संकरी चर है उसमें क्या होता है, भी जोड़ तोड़ संभव होता है, और जो गुणचर होता है उसमें जोड़ तोड़ संभव नहीं होता। और कर्लिंगर ने यही कहा है कि ये सभी चर जिसमें जोड़ तोड़ नहीं किया जा सकता तो उसको हम क्या कहते हैं, गुणचर भी कहते हैं। फिर है गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर। गुणात्मक चर में डीएमेटो के अनुसार मनोवैज्ञानिक शोध को व्यवहारगत होने के लिए चर को मूल रूप से दो भागों में बांटा गया, गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर। तो गुणात्मक चर में क्या होती है कि उन चरों से होता है जैसे कि ऐसी श्रेणी में रखा जाता है जिनकी मात्रा के सुव्यवस्थित नहीं किया जा सकता। गुणात्मक चर में क्या होता है कि कोई भी चर ऐसी श्रेणी में होता है जिसकी मात्रा के रूप में क्या नहीं किया जा सकता, सुव्यवस्थित नहीं किया जा सकता। और मात्रात्मक गुण में उनको ऐसी श्रेणी की मात्रा के रूप में सुव्यवस्थित किया जा सकता है। जो गुणात्मक में तो कोई भी चर को क्या नहीं किया जाता, भी सुव्यवस्थित नहीं किया जाता, और मात्रात्मक चर में सुव्यवस्थित किया जाता है। फिर है मनोवैज्ञानिक शोधों के मात्रात्मक चर के गुणात्मक की जोड़ में अधिक उपयोगी बताया गया है। किसको भी, जो मनोवैज्ञानिक शोध है उसको मात्रात्मक चर या गुणात्मक चर की तुलना से क्या माना गया है, अधिक उपयोगी माना गया है। तो इसके मात्रात्मक चर है उसके दो टाइप बताए गए हैं, सतत चर और असतत चर। क्या माना गया भी, सतत चर और असतत चर। सतत चर में इस चरों से इसका तात्पर्य उन चरों से होता है जिसको सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्राओं को मापा जा सकता है, और ऐसे स्तर में उनको सूक्ष्म मात्रात्मक के मापना संभव नहीं होता। इसमें जो सतत चर है उसमें क्या कहा है कि कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्राओं को क्या किया जाता है, मापा जा सकता है, और असतत में कोई भी सूक्ष्म मात्रात्मक में नहीं मापा जाता। जैसे कि परिवार के सदस्यों की संख्या, मकान के कमरों की संख्या, ये क्या हमारा असतत। फिर है परिचालन परिभाषा। परिचालन परिभाषा में अच्छे मनोविज्ञान के अध्ययन शोध के चर के लिए एक परिचालन परिभाषा होती है। किसकी भी, जो अच्छे मनोविज्ञान के है उसके अध्ययन में शोध के चर के लिए क्या होती है, परिचालन परिभाषा होती है। और इसमें परिभाषा शोधकर्ता का ऐसा विधि तकनीक का वर्णन करने की अनुमति देती है जिसमें जब तक एक नियंत्रित शब्द का उपयोग करते हैं तो हम उनका क्या करते हैं, अर्थ होता है। फिर जैसे परिचालन परिभाषाएं वह होती है जिसमें औसत दर्जे भी होते हैं, और वैधता के तात्पर्य यह है कि इनका शोधकर्ता वास्तव में माप रहे हैं और उसका मापना कि वे क्या मापना चाहते हैं। फिर है परिचालन परिभाषा के कुछ उदाहरण। परिभाषा के उदाहरण में इन्होंने क्या बताया है कि जो परिचालन उदाहरण जो शोधकर्ता को यह मापता है जिसमें उम्र नशे के संबंधित होती है, और शायद उसकी परिकल्पना भी होती है। क्या होती है भी, जो शोधकर्ता है उसको मापना चाहता है लेकिन क्या उस उम्र नशे के संबंधित उसको माप सकता है। तो उम्र के साथ में नशे घटनाओं की वृद्धि होती है। जैसे कि हमारे पास दो चर आयु व्यसन है, तो योग की यथासंभव स्पष्ट करने के लिए शोधकर्ता को परिभाषित करना होगा, और इन चरों को कैसे मापेंगे। अनिवार्य रूप से हम किसी भी उम्र को कैसे मापते हैं और हम नशे को कैसे मापते हैं। जैसे कि चर में एक आयु सीधी लगती है, और आप ये सोच रहे होंगे कि कोई भी परिभाषित करने की आवश्यकता है, तो हम सभी
सभी जानते हैं कि हम उम्र क्या होती है, तो हम उम्र को माप नहीं सकते। फिर जो है उसमें चर आयु के तुलना में थोड़ा अधिक जटिल होता है। संचालित करने के लिए शोधकर्ता यह तय करता है कि वो कैसे मापना चाहता है। फिर जैसे कि मान लीजिए कोई भी शोधकर्ता के बाद में उसको क्या किया जाता है, चुना जाता है। फिर अंतिम परिभाषा में इन्होंने जो प्रतिभागी की उम्र के रूप में मापा जाता है और जो किसी भी पदार्थ का उपयोग के विकार के लिए DSM-5 नैदानिक मापदंडों के पूरा करता है या फिर नहीं। फिर उदाहरण सेकंड में इन्होंने एक जो शोध करता है उसको मापना चाहता है, जैसे कि क्या गर्म मौसम में या फिर हिंसक अपराध के बीच में संभव होता है, तो उसका मार्गदर्शन क्या होती है, परिकल्पना होती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो हिंसक अपराध भी बढ़ेगा। तो यह हमारे लिए दो चर मौसम या हिंसक अपराध है और इसमें शोध की सटीक लाने के लिए शोधकर्ता के चरों का संचालन किया है। जैसे फर्स्ट हमारा क्या है, मौसम है, तो हम मौसम को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, शोधकर्ता के अनुसार तय करना होगा और इसमें डिग्री फ़ारेनहाइट के बाहर तापमान के रूप में मौसम को परिभाषित करने के लिए इसको चुना जा सकता है। जैसे कि हमें कोई भी थोड़ा या विशिष्ट करने की आवश्यकता होती है, तो पूरे भी एक स्थिर को हम तापमान में नहीं हो सकता, तो उसको मौसम की जो डिग्री है उसको कैसे मापते हैं भी, फ़ारेनहाइट के द्वारा मापा जाता है। फ्यूचर जो सेकंड क्या है भी, हिंसक है। हिंसक चर क्या होता है, एक अपराध होता है जिसमें शोधकर्ता यह परिभाषा देता है कि हम उसको कैसे माप सकते हैं, तो हम उसको FBI के द्वारा हिंसक अपराध की परिभाषा का उपयोग करते हैं। तो हिंसा अपराध का वर्णन क्या होता है भी, हत्या या गैर हत्या, जबरन बलात्कार, जबरदस्ती बलात्कार करना, डकैती या फिर बढ़े हुए हमले के रूप में इनको क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। फिर जो डिग्री फ़ारेनहाइट के द्वारा मापी, जो हमारा मौसम हो किसके द्वारा मापा जाता, तापमान किसके द्वारा मापा जाता है भी, फ़ारेनहाइट के द्वारा मापा जाता है। तो उच्च द्रव तापमान के रूप में इन्होंने क्या किया है भी, परिभाषित किया है। और हिंसक अपराध को इन्होंने हत्या, जबरन बलात्कार और डकैती के द्वारा दर्ज हमले के रूप में इनको गिरफ्तार लोगों के लिए क्या किया है भी, परिभाषित किया है। तो गाइज ये था हमारा सेकंड। और इसमें फर्स्ट में इन्होंने क्या कहा है कि जो उम्र के साथ नशे की घटनाओं में वृद्धि की है। दो चर आयु और व्यसन होते हैं। तो इसमें जो आयु होती है, आयु को हम कैसे माप सकते हैं और किसकी क्या आवश्यकता होती है, यदि हम जान सकते हैं तो उम्र क्या है। और शोधकर्ता में किसी भी सटीक जो आयु होती है उनको महीने या फिर उम्र के द्वारा हम निर्णय ले सकते हैं। और उसका दूसरा जो शोधकर्ता है उसमें उम्र को मापने के लिए चुना जा सकता है, जैसे कि कुछ परिणामों को समझने के लिए आवश्यकता होनी और शोधकर्ता को कैसे उम्र का क्या उनका संचालन किया जा सकता है। तो आयु को हम महीने और महीने के द्वारा हम उम्र को क्या कर सकते हैं भी, माप सकते हैं। और सेकंड में आयु को थोड़ा सा भी जटिल होता है, लेकिन संचालक में शोधकर्ता को यह तय किया कि नशे को कैसे मापा जा सकता है। तो इसमें उनकी जो व्यसन के किसी भी जो नशा है उसमें किसी भी व्यक्ति या किसी भी पदार्थ का उपयोग करने के रोकने की वापसी का माध्यम होता है। और उसको मापने के लिए DSM-5 के नैदानिक मापदंडों का क्या किया है भी, उन्होंने उदाहरण लिया है। और DSM-5 नैदानिक मापदंडों के द्वारा उनको क्या करता है, पूरा करता है। तो गाइज ये था हमारा आज का चर। इन्होंने क्या किया अभी, चर को दो चर के प्रकार होते हैं, आश्रित चर, स्वतंत्र चर। और स्वतंत्र चर के दो टाइप बताएं, स्वतंत्र टाइप ई स्वतंत्र चर और टाइप स्वतंत्र चर। और फिर जो हमारा संगत चर है, संगत चर को हम तीन टाइप होते हैं इसके, प्रयोजन संगत चर और स्थिति संगत चर और अनुक्रम चर। फिर है हमारा जो संक्रिय चर और गुण चर है, गुणात्मक और मात्रात्मक। और फिर जो सतत चर और
असतच्चर और सतच्चर भी मनोवैज्ञानिक शोधों ने इन्होंने बताया है। फिर हमने की है भी परिचालना परिभाषा, और इनको 2 उदाहरण में बांटा गया है। एक तो उम्र और नशे की घटनाओं में वर्णन किया है, एक मौसम और हिंसक अपराध के रूप में इनको वर्णन किया है। तो ठीक है गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक चर। ठीक है गाइज, अगर आज की क्लासेस पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आपको आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।